नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर अभिनव पांड्या, उसानास फाउंडेशन का सीईओ और फाउंडर। हमारा थिंक टैंक नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर काम करता है। आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं एक खास मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरी अभी तक की रिसर्च टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के ऊपर रही है। इसी लिहाज से कश्मीर मेरे लिए बड़ा खासा महत्व। कश्मीर के ऊपर मैंने 3 किताबें लिखी हैं। फर्स्ट बुक रेडिकलाइजेशन इन इंडिया एंड एक्सप्लोरेशन, तो वो किताब थी जिसके आधार पर कई सारे मेजर्स लिए गए 370 के एप्लीकेशन के अंदर। मेरी दूसरी किताब टेरर फाइनेंसिंग इन कश्मीर, कश्मीर में जो पाकिस्तान ने एक मकर जाल बुना था आतंकवाद के वित्त पोषण का और एक टेररिस्ट इकोसिस्टम क्रिएट करने का, उसके ऊपर आधारित है। और मेरी तीसरी किताब जो बहुत जल्द ही आने वाली है वो जैश ए मोहम्मद के ऊपर एक बहुत ही विस्तृत अध्ययन है। आज लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ हाल फिलहाल में जो जम्मू कश्मीर जो चुनाव होने वाले हैं उनके बारे में। मामला बहुत गंभीर है और बहुत जटिल है, इसीलिए इस पर बात करना आवश्यक है। देखिए, हम सभी ने सोचा था कि 370 यानी कि कश्मीर का जो विशेष दर्जा था उसको हटाना एक बहुत मुश्किल और बहुत दुष्कर कार्य था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता के अंदर भाजपा सरकार ने ये कार्य किया, जो कि भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर है। अगर कहा जाए कि ये कार्य एक बहुत ही असाध्य कार्य था, दुष्कर था, जिसे कोई नहीं कर सकता था, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। इससे पहले किसी भी सरकार ने उसे छेड़ने की कोशिश नहीं की। हालांकि ये बात अलग है कि 370 के कई सारे प्रावधान जो थे उसको 1960 के दशक में कांग्रेस ने ही उन्हें काफी कमजोर कर दिया था और धीरे 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 370 अपने आप में काफी कमजोर हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी 370 ने कश्मीर के अंदर एक साइकोलॉजिकल तौर पर एक बड़ा ही अपना एक प्रभाव बना के रखा हुआ था। और उसका सबसे ज्यादा फायदा वहां की जो लोकल डायनेस्टीज हैं, जिसके अंदर की अब्दुल्ला डायनेस्टी, मुफ्ती डायनेस्टी, इनको इसका बहुत फायदा हुआ। और उसका रिजल्ट हम एक्सट्रीम करप्शन के रूप में देख रहे थे। वहां पर टेररिज्म का, रेडिकलाइजेशन का एक बहुत बड़ा एक विस्तृत इकोसिस्टम बन गया, जिसके अंदर देखिए आपका मीडिया भी सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट इकोसिस्टम को प्रमोट करने की बात करता था। आपकी वहां जो शैक्षणिक संस्थान थे, स्कूल, यूनिवर्सिटियां, वो भी एक तरह से पाकिस्तान के और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म के हिमायती बनते जा रहे थे। और वहां के जो और इंस्टीट्यूशन थे, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो गए, सिविल सेवा के अंदर, कई लेवल पर पुलिस के अंदर भी, लोअर लेवल के ऊपर इस तरह के भारत विरोधी तत्व पनप रहे थे 370 की छत्र छाया के अंदर। फाइनली हमने 370 हटाया। अब उसके बाद उम्मीद ये थी कि भाजपा सरकार कुछ ऐसा करेगी जिससे कि जो एंटी इंडिया, जो पूरा टेररिस्ट इकोसिस्टम था, वो खत्म होगा। और उसके लिए आवश्यकता थी कि हम एक 20 साल का रोड मैप बनाते। और वहां पर सबसे पहली हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि हम टेररिज्म को और सेपरेटिज्म को भावनात्मक रूप पर, वैचारिक रूप पर और संस्थागत रूप के स्तर पर उसको खत्म करें। उसके लिए कई सारे प्रयास किए जाने थे। एक प्रयास हमने किया जमाते इस्लामी को बैन करके 2019 में। जमाते इस्लामी एक ऐसी संस्था है जो मौलाना मौदूदी की एक्सट्रीम इस्लाम की विचारधारा पर कार्य करती है। और एक तरह से कहा जाए तो कश्मीर के आतंकवाद का इंजन जमाते इस्लामी थी। जमाते इस्लामी की दखलंदाजी वहां की शिक्षा व्यवस्था में थी, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था में थी, वहां की पुलिस एवं खुफिया व्यवस्था में थी, वहां की बैंकिंग व्यवस्था में थी, मीडिया व्यवस्था में थी। और जमात इस्लामी का जो रोल आतंकवाद के वित्त पोषण में, उन्हें रिक्रूट सप्लाई करने में था, उसके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। लेकिन साहब देखिए, बहुत प्रसन्नता की बात थी कि भारत सरकार ने पहली बार ऐसा कठोर कदम उठाया कि जमात इस्लामी को बैन किया। उसके बाद आवश्यकता ये थी कि 20 साल का एक रोड मैप बनाते। और उसके दौरान एटलीस्ट हमें चुनावों पर तब तक ध्यान नहीं देना चाहिए था जब तक हम वहां पर ये मिलिटेंसी और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम को ठीक ढंग से टैकल नहीं कर पाते। और वो एक थोड़ा सा एक लंबा और चैलेंजिंग कार्य इसलिए था क्योंकि ये जो जनरेशन है वर्तमान कश्मीर की, वो पूरी की पूरी मिलिटेंसी को देख करके पली बड़ी है। इसीलिए ऐसे हालात में 2 दिन में कोई बदलाव आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, उसकी उम्मीद करना मुश्किल था। लेकिन हुआ क्या, हमारी सरकार ने बहुत जल्दी हथियार डाल दिए। और जैसे ही विदेशी प्रेशर बढ़ा कि आप कश्मीर में साहब जुल्म कर रहे हैं, आपने इंटरनेट बंद कर दिया है, आपने वहां पर लोगों का जीना असाध्य कर दिया है, सबसे पहले तो हमने ये बताना शुरू कर दिया कि देखिए साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। बाहर से यूरोपियंस की टीम विजिट कर रही थी, हमने वहां पर टूरिज्म को एक्सट्रीम लेवल पर प्रमोट करना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ आप ये देखिएगा कि मिलिटेंसी में कहीं कोई कमी नहीं आई। लेकिन तब भी
हम पूरी तरह से अपनी जोर शोर से ये कोशिश कर रहे थे कि हमने कश्मीर में सारी की सारी रियायतें वापस दे दी हैं और कश्मीर खूब फल फूल रहा। ये बात हुई एक कमजोर राष्ट्र। क्या जरूरत थी आपको विदेशियों के सामने ये बताने की कि साहब फल फूल रहा है, जब वहां पर हालात सुधरे ही नहीं थे। और उसमें हद तो तब हो जाती है जब सरकार वहां पर ये डिक्लेयर कर देती है कि हम चुनाव करवा रहे हैं, और उसके बाद एक और खतरनाक स्टेप जो ये लिया जाता है कि पुराने जो जमाते इस्लामी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो मेंबरान थे, जो कि एंटी इंडिया, जो कि सेपरेटिस्ट विचारधारा के समर्थक थे, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के, टेररिज्म के पालक पोषक थे, उनको धीरे धीरे करके इस चुनाव के अंदर एज ए कैंडिडेट उनको नामांकन भरवाया गया है और अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनका नामांकन किसी संस्थान ने या सरकार ने भरवाया है, मैं नहीं कहता, लेकिन एक फैक्ट हमारे सामने जरूर है कि इस तरह के लोगों ने नामांकन भरे हैं। एक कैंडिडेट है सयार अहमद, जो कि गुड़गांव के अंदर खड़ा हुआ है, उसका जमात के साथ और हुर्रियत के साथ लिंक चल जाए। इससे पहले जब मुफ्ती गवर्नमेंट सरकार में थी, उनके जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, जमात इस्लामी के साथ लिंक है, टेररिस्ट एलिमेंट्स के साथ लिंक है, उनके बारे में तो बहुत कुछ लिखा गया है। मैंने स्वयं अपनी किताबों में लिखा है। एक के फाइल नाम की किताब है, उसमें तो और विस्तार से लिखा गया है, जिसे बशीर असद ने लिखा। तो हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था कि हम इस इकोसिस्टम पर चोट करते, लेकिन आज वही सेपरेटिस्ट सारे के सारे जो पहले हुर्रियत और जमात इस्लामी में थे, आज वो एमएलए बन करके आएंगे, आज वो असेंबली के अंदर बैठेंगे। और जब वो असेंबली के अंदर बैठेंगे, यदि उन्होंने गलती से एक ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया कि हमें हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना, तो हम क्या जवाब देंगे उसका? वो तो एक लोकतांत्रिक बॉडी होगी, और चूंकि हम लोकतंत्र हैं और हमें तो हमेशा इस बात की बड़ी जल्दी लगी रहती है कि हम दुनिया के सामने अपने लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटे, और ऐसे में उन्होंने कोई प्रस्ताव पारित कर दिया कि साहब हमें हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना और हम हिंदुस्तान की मुखालफत करते हैं, या 370 वापस लेकर के आइए, तो हम क्या करें? और तो और हमारी जो सुरक्षा जो एजेंसियां हैं, खास तौर से पुलिस, सेना, उनके सामने एक यक्ष प्रश्न बड़ा खड़ा हो जाएगा। जो लोग पहले हुर्रियत और जमात इस्लामी के अंदर थे, उन्हें पता था कि इनके ऊपर या तो पीएसए एक्ट लगा के इनको जेल में बंद करना है, इन्हें ओजीडब्ल्यू की तरह ट्रीट करना है, या सेपरेटिस्ट की तरह, टेररिस्ट की तरह ट्रीट करना है। उन्हें पता था ये एंटी इंडिया एलिमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर के लोग। लेकिन आज वही लोग जब एमएलए बनकर के आएंगे, असेंबली में बैठेंगे और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन लेकर के भारत विरोधी बात करेंगे, अलगाववाद की बात करेंगे, और अपने लोगों को जो कि अलगाववादी हैं और एक्सट्रीमिस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, उनको मजबूत करेंगे, तब हमारी सेनाएं क्या करेंगी? हमारी पुलिस क्या करेगी? क्या होगा उन जांबाज लोगों का जिन्होंने बलिदान दिया इस देश के लिए? उन पुलवामा के शहीदों का जिसमें 40 लोग कुर्बान हो गए उस आईडी ब्लास्ट के अंदर, जिसके बाद सारा ये घटनाक्रम शुरू हुआ और 370 की एब्रोगेशन के साथ खत्म हुआ। उन शहीदों की आत्माओं को हम क्या जवाब देंगे? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार वापस उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को दोहरा रही है जो पहले भी दोहराए गए थे और जिनका बहुत नुकसान हुआ इस देश को। 1970 के दशक में कांग्रेस ने जमात इस्लामी को मजबूत किया, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के लिए। शायद आज हम वही एक्सपेरिमेंट दोबारा दोहरा रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण है, अभी अभी आप देखिए, इंजीनियर रशीद, जो कि डिक्लेयर्ड सेपरेटिस्ट है, भारत विरोधी बात करता है, अलगाववादी बात करता है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होकर के गया है और अभी वो जेल से बाहर आया है। वो चुनाव प्रचार में बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करेगा। तो इस तरह से हम जो नैरेटिव वहां की सोसाइटी में भेज रहे हैं वो ये है कि साहब आप कितना भी भारत का विरोध करिए और भारत के संविधान का विरोध करिए, आपके लिए आगे एमएलए की, एमपी की सीट तैयार है। मुझे कई कश्मीरियों के कॉल आते हैं कि साहब अगर भारत सरकार को इन्हीं को सम्मान देना था, पुरस्कार देना था जिन्होंने भारत का विरोध किया है, तो फिर तो हमें भी शायद वही करना चाहिए था। हमने तो भारत के साथ वफादारी रख करके, हुर्रियत और जमात की विरोध करके और 370 के एब्रोगेशन का सपोर्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी। कहीं ना कहीं शायद ये हमारी राजनीतिक स्तर पर और हमारे ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक बहुत बड़ी खामी है। हम कश्मीर की कॉन्फ्लिक्ट को समझ नहीं पाए हैं और अभी भी हाथ जोड़ करके और एक एक्सट्रीम तुष्टीकरण की नीति पर लगे हुए हैं, और इसका खामियाजा हमें बहुत आगे तक भुगतना पड़ेगा। बीजेपी सरकार से तो कम से कम इसकी उम्मीद नहीं थी, अभी कोई आवश्यकता नहीं थी वहां पर इलेक्शन करवाने की। अभी आपको एक ठोस प्रहार करने की जरूरत थी वहां पर जो टेररिस्ट इकोसिस्टम बचा हुआ है उसके ऊपर।
और वहां का जो यूथ है, जो युवा है, जो एक अलगाववादी विचारधारा के ऊपर पला बड़ा है, उसको ठीक रास्ते पर लाने की आवश्यकता थी। उसके लिए हमें ठोस प्रयास करने थे, कुछ सख्त कदम भी उठाने पड़ते। उन्हें साफ तौर पर यह सिग्नल करना पड़ता कि साहब आप देश के हित में कार्य करिए, देश विरोधी कार्य मत करिए। आप देश के हित में कार्य करेंगे तो आपके लिए ये देश बाहें फैलाए खड़ा है, और देश विरोधी कार्य करेंगे तो बंदूक की गोली आपका इंतजार कर लेगी। हमें करना ये चाहिए था, और हम कर क्या रहे हैं? इलेक्शन करवा रहे हैं। इलेक्शन के अंदर जो है सारे पुराने अलगाववादी नेता खड़े हो रहे हैं। इन छोटी और शॉर्ट टर्म तरीके चीजों से हम क्या अचीव कर पाएंगे? बीजेपी को ये भूल जाना चाहिए कि वैली के अंदर उसे कोई सीट मिलेगी। और अगर वो ऐसे लोगों के साथ जो कि अलगाववादी विचारधारा रखते हैं लेकिन सिर्फ सीट्स लेने के लिए बीजेपी में शामिल होते हैं, ऐसे लोगों की मदद से अगर वो कोई सीट प्राप्त कर भी लेती है, तो शायद ये एक ऐतिहासिक ब्लंडर। वहां पर इतना कट्टरवाद भरा हुआ है लोगों के, जनता के बीच में, कि बीजेपी को ये उम्मीद कतई नहीं करनी चाहिए कि लोग उनकी विचारधारा को सपोर्ट करेंगे। और ऐसी ओछी राजनीति करनी क्यों? हम तो ये कहते हैं कि जब आप राष्ट्र हित के अंदर आप आए थे, आपका उद्देश्य इस राष्ट्र की सुरक्षा को, इस देश की सीमाओं को सुरक्षित करना था, सनातन की रक्षा का था, तो ये छोटा सा एक स्वार्थपूर्ण राजनीतिक एम लेकर के चलने का फायदा क्या है? आप मानिए 3 साल 4 साल के लिए सत्ता में आकर के बैठ भी गए, उससे आप कोई बहुत उखाड़ नहीं पाएंगे, जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। कश्मीर को टैकल करने के लिए एक स्टेट्समैन की जरूरत थी, एक बड़े दार्शनिक और गहरी रणनीतिक विचारधारा की जरूरत थी, जो दुर्भाग्यवश नहीं आ पाई, और शायद काफी जनता निराश हुई। और जितना मैं कश्मीर को जानता हूँ, वर्तमान में अभी हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, ये वहां की समस्या को और ज्यादा भीषण बनाएगा। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और सरकार से गुजारिश करूंगा कि कहीं अगर वो एक लंबी नीति के हिसाब से सोच सके कश्मीर के बारे में तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि वहां ये अलगाववाद और कट्टरवाद की समस्या तो काफी अपनी जड़ें गहरी कर चुकी है, लेकिन यही समस्या अब भारत के अन्य राज्यों के अंदर भी बहुत गहरी होती जा रही है, और हमें इसके बारे में राजनीति से ऊपर हट के सोचना होगा। विपक्ष का क्या रवैया है इसके ऊपर, ये तो सभी जानते हैं। उन्होंने तो ऑलमोस्ट ये तय कर लिया है कि उन्हें भारत विरोधी जो शक्तियां हैं उन्हीं से अपनी वोट और अपनी ताकत प्राप्त करनी है। तो रही सही उम्मीद हमें सरकार से और देश की खुफिया एजेंसियों से और सुरक्षा एजेंसियों से, उन्हें ऐसे लोगों से बुला करके बात करनी चाहिए जो इस टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन की समस्या को गहरे से समझते हैं, और ऐसी नीतियां बनाए जिसमें छोटे राजनीतिक स्वार्थ शामिल ना हो, परंतु एक दूरंदेशी और एक दूरगामी सोच का समावलोकन। धन्यवाद।